प्यारे बच्चों, क्षितिज क्लास 9th के गद्य खंड में दूसरा चैप्टर है राहुल साकृत्यायन जी का। तो राहुल साकृत्यायन जी, महापंडित राहुल साकृत्यायन, इन्हें जो है यात्रा वृत्तांत का अच्छा अनुभव है। राहुल साकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल साकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। तो उनके द्वारा रचित पुस्तकों की जो संख्या है वो लगभग 150 के आसपास पाई जाती है। 150 के आसपास उन्होंने रचनाएं रची। उनकी किताबें कितनी हैं? लगभग 150। तो यात्रा वृत्तांत में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा और इससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर ही यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया गया। उनके द्वारा कहीं पर कहा गया अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अर्थात घुमक्कड़ी ही जो है जिज्ञासा को शांत करती है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जो ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं लहासा की ओर, ये उनकी पहली तिब्बत यात्रा है जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो अगर हमें किसी समाज के बारे में, किसी देश काल के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमें या तो हम वहाँ स्वयं जाके देखें या तो फिर हम किसी जो व्यक्ति गया है उसकी यात्रा से हम सीखें, उसके अनुभव से सीखें। तो इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, जिस कारण उन्होंने एक भिखमंगे का छद्मवेश धारण किया और वो यात्रा पर निकले। लेखक की यात्रा के बहुत वर्ष पहले जब लेखक जा रहे थे तो उनकी यात्रा के बहुत वर्ष पहले जब फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं बना था तो नेपाल से तिब्बत जाने के लिए, तो नेपाल से जो तिब्बत का जो मार्ग था वो केवल एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग थे, उनके साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक था और सैनिक रास्ता भी था और यहाँ कई जगह परित्यक्त चीनी किले, छावनियाँ, पुलिस चौकियाँ आदि मिलती थी। तो यह रास्ता व्यापारिक भी था और सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए इस लेखक ने इसे मुख्य रास्ता बताया। और यहाँ पर परित्यक्त चीनी किले मिलते थे, पुलिस चौकियाँ मिलती थीं। तो ये सैनिक और व्यापारिक मार्ग था, मुख्य मार्ग था तिब्बत जाने का। तिब्बत में जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता था और वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती थीं। पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी, पर्दा नहीं करती थीं। चोरों की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था। नहीं तो अपरिचित होने पर भी, अगर आप अपरिचित हैं तो भी किसी के घर में जा सकते हैं और अब चाय और थोड़ा मक्खन दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप हमारे लिए चाय बना दें। तो आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सासू से आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चीटें राहदारी
देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति जो मंगोल भिक्षु है, राहुल का दोस्त है, राहुल शंकरत्यायन जी का लेखक का, पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। तो चूँकि सुमति की पहचान अच्छी थी और उन्होंने एक भिखारी का वेश धारण किया, तो इसलिए उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। और इसके बाद जब वो और आगे जाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि अब वो थोंगला के पास पहुंच रहे हैं। इस समय वहाँ पर जो लोग होते हैं वो शाम के समय, खास करके शाम के वक्त, छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, अर्थात छंग पी कर के बेहोश हो जाते हैं। अर्थात छंग मतलब शराब, तो जो वहाँ की शराब है उसको छंग कहते हैं तिब्बत में। तो अक्सर लोग, वहाँ के लोग जो है शाम के समय वो पी लेते हैं, नशे में टुन हो जाते हैं। अब 5 साल बाद वो लोग इसी रास्ते से फिर लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। इसके पहले उन्हें जो है 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में रहना पड़ा 5 साल बाद जब पुनः उन्होंने यात्रा की, तो क्योंकि वो भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह ही, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई, दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं, नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक कोई आदमी दिखता नहीं था। डाकुओं का बड़ा भय था, अगर डाकू आ जाते तो छिपने की कोई जगह नहीं थी। सरकार की नरमी के कारण वहाँ अक्सर खून खराबे होते थे। चूँकि वो लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की परवाह उन्हें नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना ही था। अब जब वो देख लेते कोई सस्पेक्टेड आ रहा है तो वो उसको देख करके कुची कुची करने लगते, कुची कुची दया, एक पैसा दे दो, ऐसा करके भीख मांगने लगते। चूँकि भिखमंगे का वेश धारण किया था लेखक ने, तो जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, उन्हें सस्पेक्टेड कोई व्यक्ति नज़र आता कि हो सकता है चोर या डकैत हो, तो टोपी उतार जेब निकाल के कुची कुची एक पैसा, ऐसा कहते थे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि दया करके एक पैसा दे दीजिए, हम भीख मांगते हैं। खैर यहाँ से आगे जब वो जाते हैं तो उन्हें दूसरे दिन डांडे की चढ़ाई पार करनी होती है। डांडे की चढ़ाई पार करने के लिए वो दोनों घोड़े करते हैं और ये अब जहाँ पर वो हैं 17,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे हैं समुद्र तल से, और हमारी दक्षिण पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए हैं। मतलब कहने का से दक्षिण से लेकर पूरब तक जो दिशा है, तो एक पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, जहाँ बर्फ़ से वो पूरे पहाड़ की पर्वत चोटियाँ जो हैं वो ढके हुए हैं। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ थी की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली, और वहाँ पर बिल्कुल साफ था मैदान दूसरी तरफ भीटे की ओर देखने वाले। और आगे जाते हैं तो लेखक देखता है कि उतरते समय उन्होंने एक जो 2 घोड़े हायर किए। तो जब इन्होंने घोड़ा हायर किया तो इनका घोड़ा उस पहाड़ी पर, चूँकि 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई और ऊंचाई में लेखक चढ़ पाने में उसको मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने घोड़ा किया। आप भी देखते होंगे कभी जब आप ऊंचाइयों में कहीं पर जाते होंगे तो कुछ लोग घोड़े कुछ लोग इस तरह के हायर कर लेते हैं या रोप वे के सहारे चले जाते हैं। तो इन्होंने जो घोड़ा लिया वो बहुत सुस्त चल रहा था, मरियल सा घोड़ा था और धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए सुमति से पिछड़ गए और रास्ते का ज्ञान नहीं था। तो ये 1.5-2 मील जो है इनसे सुमित आगे निकल गए और सुमित जो है चले गए और ये धीरे धीरे गलत मार्ग पे चले गए। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, तो ये बाएं के रास्ते 1.5-2 मील आगे चले गए और जाना किधर था, दाहिने वाले रास्ते पर, क्योंकि लंगकोर का रास्ता किधर था, दाहिनी ओर था। इनको जाना था लंगकोर का रास्ता दाहिनी ओर था और ये कहीं और चले गए। तो लंगकोर का जो रास्ता था वो दाहिनी तरफ था और ये बाएं रास्ते पर चले गए 1.5-2 मील। इस कारण से देर हो गई। देर जब हुई तो फिर इनके जो मित्र सुमति हैं, मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले और वो काफ़ी गुस्सा हो गए। गुस्से से उनका चेहरा बिल्कुल लाल।
सुमत जितना जल्दी नाराज़ होते हैं उतना जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा शांत हो जाता है और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। एक सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी और इस पहाड़ी पर एक तिंगरी समाधि गिरी थी। आसपास के गांव में सुमित के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंच पर पैसे देने का वादा किया। तो यहाँ पर जो सुमति के कुछ यजमान थे, उनको कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियाँ बना करके, जो गंडे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है, ठीक उसी प्रकार से जो बौद्ध भिक्ष होते हैं, कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के जो गंडे होते हैं उनको बनाते हैं और उनको देते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब आप किसी यजमान से नहीं मिलेंगे, आप इनसे जितना कमाएंगे, जो पैसा आप अर्न करेंगे, वो मैं आगे चल के आपको लहासा पहुंचकर आपको दे दूंगा। सुमित मान गए और वो चल देते हैं। तो जैसे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहला चलना शुरू किया ही था कि उन्हें कड़ी धूप लगी और कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वो पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ न कुछ खेती भी करता, खुद भी करता और उस जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। तो ये जागीरदार थे जो ऐसे खेती करवाते थे और मजदूर उनको बेगार में मिल जाते थे। अब इसके बाद लेखक सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से जाने। सेकर की खेती के जो मुखिया हैं भिक्षु नमसे, वो बड़े सज्जन पुरुष थे, भद्र पुरुष थे, उनसे जाकर के मिले। हालांकि उस वक्त उनका लेखक का भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान दिया। इससे पता चलता है कि वो एक भद्र पुरुष थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, जिसको कंजूर कहते हैं, बुद्ध वचन की अनुवाद की हुई हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। जैसे हमारे रामचरितमानस, ठीक उसी प्रकार से कंजूर बुद्ध वचन की अनुवाद की हुई, उनके हाथ की लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। अब उन्होंने वहाँ अपना आसन जमा लिया और उसे पढ़ने लगे और अब उनका समय जो है काफ़ी समय वहीं व्यतीत होने लगा और बड़े मोटे मोटे कागज़ के अक्षरों में वो जो कंजूर अर्थात बुद्ध वचन थे, उन किताबों को पढ़ने लगे। अक्षरों में मोटे अक्षरों पर लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुबह तक फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, क्योंकि अब लेखक को पढ़ने के लिए बुद्ध वचन मिल गए थे तो वो उनमें खो गए और उन्होंने जाने के लिए कह दिया। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये पाठ था लहासा की ओर। अब इसके बाद हम इस पाठ पर आए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। लहासा की ओर पाठ पर जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगों के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में अर्थात जेंटलमैन के वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो थोंगला के पहले जो उन भिखारी के वेश में, भिखमंगे के वेश में अच्छा स्थान मिला, लेकिन जब वो जेंटलमैन बन के गए तो उन्हें दूसरी यात्रा करने पर तो उन्हें नहीं मिला, क्यों? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता है। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद जब ये गए तो बहुत कुछ बदल गया। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। तो चूंकि उनके साथ सुमति नहीं थे, जिनके कारण उनको पिछली बार मिला था,
जो अच्छा रहने ठहरने की जो उचित व्यवस्था नहीं हुई थी। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उस समय तिब्बत में किसी प्रकार का कोई आर्म्ड लाइसेंस बंदूकों का या पिस्तौल का, रिवाल्वर का, इस तरह का कोई लाइसेंस कानून नहीं बना था तिब्बत में कि लाइसेंस के लिए। तो उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय हमेशा बना रहता था। अगला क्वेश्चन है, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथी सुमित्र से किस कारण पिछड़ गए थे। तो लंगकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा जो है थक कर धीमा चलने लगा था और इसलिए वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे तथा रास्ता भूल गए थे और वो 1.5-2 मील बाएं चले गए थे, जबकि उन्हें दाएं जाना था। तो 1.5-2 मील गलत रास्ते पर चले गए, पहला कारण ये। दूसरा कारण, उनका घोड़ा भी सुस्त चल रहा था, मरियल सा था, इस कारण वो अपने साथियों से पीछे रह गए थे। लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से पहली बार उन्होंने रोका, परंतु दूसरी बार इसलिए नहीं रोका कि वहाँ पर कंजूर अर्थात भगवान बुद्ध की जो अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ उनको प्राप्त हो गई थी, वो उनको पढ़ने में मगन हो गए थे, उन्हीं में डूब गए थे। इसलिए उन्होंने दूसरी बार सुमित को यजमानों के पास जाने से मना नहीं किया, रोकने का प्रयास नहीं किया। उनको एक अच्छा साहित्य, अच्छा लिटरेचर मिल गया था पढ़ने को। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो लेखक को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करना पड़ा। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा था। डांडा, थोंगला जैसी खतरनाक जगहों को पार करना पड़ा, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई और वहाँ से गिरने का भय। लंगकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से ही बिछड़ गए थे। इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो बहुत अच्छा समाज था, उसमें छुआछूत, जात पात की आदि की कुप्रथाएं नहीं थी, औरतें पर्दा नहीं करती थीं, कोई भी अपरिचित व्यक्ति किसी के घर में भी अंदर जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। बाकी वहाँ का समाज काफ़ी अच्छा था। बस एक चीज़ और थी उनमें कि शाम होते ही सब लोग छंग पी करके मस्त हो जाते थे, एक कमी थी। मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। अर्थात लेखक जो है पुस्तक पढ़ने में रम गया था, वो पूरी तरह से पुस्तकों में खो गया था। तो प्यारे बच्चों, ये हमने गद्य खंड क्षितिज के क्लास 9 के गद्य खंड पाठ 2 को भी पढ़ा, लाशा की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा यात्रा वृत्तांत। तो अब इस सेशन को, आज के सेशन को यहीं टर्मिनेट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।